Hello students, you are most welcome in Study Knowledge Point. Students, in this video we will discuss about some important questions of trigonometry, height and distance topic. ओके तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हाइट एंड डिस्टेंस के जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ़ ए टावर 30 मीटर हाई casts a shadow 10√3 meter long on the ground, then what is the angle of elevation of the sun। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे है क्या कि जब भी कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए ये क्या है कि एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने ड्रॉ की है, मान लीजिए ये ग्राउंड है। तो है क्या कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ खड़े होके अगर ऊपर की तरफ देख रहा है, जैसे इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है ना, यहाँ बिल्डिंग का ये जो टॉप है इसको देख रहा है कौन, यहाँ पे खड़ा हुआ कोई एक व्यक्ति है ना, यहाँ से देख रहा है। तो इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल के साथ यानी ग्राउंड के साथ में ये वाला जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। और अगर बाई चांस क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाता है कि जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है, और ग्राउंड पे स्थित किसी भी पॉइंट से, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है और मान लेते हैं यहाँ पे कोई कार खड़ी है। ठीक है, और ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग की छत पे यानी ऊपर टॉप पर कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है और वो ऑब्जर्व कर रहा है इस कार को। ठीक है, तो ऊपर बैठा हुआ है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, ये इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तब उस कंडीशन में इस कार के साथ में इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो एंगल ये वाला जो बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये डिप्रेशन एंगल होता है, ये वाला जो कि ऊपर बनता है जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है ना, ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया कि ये जो लाइन है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में ना पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं ना, ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स जो कि बराबर होते हैं। तो सपोज दैट अगर डिप्रेशन एंगल यहाँ पे 45 डिग्री अगर है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। तो फिगर में हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को शो करेंगे, और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 45 डिग्री लिख के हम इस एंगल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जैसे हम एलिवेशन एंगल वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर डिप्रेशन एंगल का जिक्र किया गया है क्वेश्चन में तो हमें उसको फिगर में शो करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, यहाँ पे है। ठीक है, इस तरीके से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन का जिक्र करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक यहाँ पे जो नॉलेज थी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो मैंने आपको बता दी है। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक टावर का जिक्र किया गया जो कि 30 मीटर हाई है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक 30 मीटर हाई एक टावर है, तो हमने यहाँ पे इस वर्टिकल लाइन को बनाया जो कि टावर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और ये जो हाइट है वो क्या है, 30 मीटर की हाइट है इस टावर की ग्राउंड से। इसकी एक शैडो बन रही है 10√3 मीटर की। ठीक है, इस टावर की शैडो जो है वो हम मान लेते हैं कि अगर सन इधर है तो उस कंडीशन में जो इसकी शैडो बनेगी वो इधर बनेगी। तो ये जो शैडो है इसकी इन्होंने जो लेंथ है वो 10√3 मीटर दे रखी है। तो मान लिया इसकी शैडो जो है वो यहाँ तक बन रही है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो 10√3 है। ये क्या है, शैडो है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये क्या है, शैडो किसकी, टावर की। ठीक है, तो
व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एलिवेशन नीचे बनेगा यहाँ पे, तो इस टावर के टॉप तक हम एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो इस कंडीशन में ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जिसको हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा। ठीक है, तो ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे अब हम वर्टिसेस को लेट कर लेते हैं ए बी सी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल थीटा। क्लियर। और अब हमने जो कि यहाँ पे नाम दिया है इस ट्रायंगल को ए बी सी, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं हम उन्हें यूज़ करेंगे। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज स्टूडेंट्स हमारे 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो मैं आपको बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में आप ये वाले 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करेंगे, केवल ये तीनों, क्योंकि ये बाकी के जो 3 हैं वो इनके रेसिप्रोकल्स ही हैं। तो हम इन 3 का ही यूज़ करके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, साइन इज इक्वल हमारा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और कॉस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जो टेन है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना। तो यहाँ पे ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थ्री हैं वो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैं अगर बात करूँ इस वाले फिगर की, तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा जो कि हमें फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स जो एंगल हमें फाइंड करना होता है या गिवन होता है, तो जस्ट एंगल, जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और ये जो है वो बेस है, और ये जो है साइड वो हाइपोटेनस है। आपको पता है कि 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस जो कभी चेंज नहीं होती है, और हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस जो है वो आपस में बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन एंगल। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे इस एंगल का जिक्र किया गया है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये बेस है ना, हाइपोटेनस तो वैसे भी चेंज नहीं होगा। और सपोज दैट अगर यहाँ एंगल बना होता तो इस कंडीशन में इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये हो जाती तो बेस ये हो जाता। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के गिवन एंगल के ऊपर। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो एंगल है वो ये दे रखा है थीटा, तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से रेशियो में आता है, 10 में आता है परपेंडिकुलर और बेस, तो इसीलिए हम यहाँ पे 10 लगाएंगे। मतलब हम लिखेंगे 10 थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर हमारा 30 मीटर है अपॉन बेस हमारा 10√3 है। ठीक है, तो अब ऐसे हम सॉल्व करेंगे, 10 से इसको कट करेंगे तो ये 3 आएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल जो है 3/√3 मिला। अब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, जैसे रूट वाला जो नंबर है उसका हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये क्या मिलेगा हमें, ऊपर हो जाएगा आपका 3√3 अपॉन √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। 3 से वाला 3 कट हो गया, ये चल रहा है आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल हमें फाइनली √3 मिला। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, हम 10 ही लेंगे। ध्यान रहे इधर जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो 10 है, तो इसलिए हम यहाँ 10 में ही ये √3 वैल्यू देखेंगे किसकी होती है, और वो होती है tan 60 डिग्री की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, तो 10 की जगह पे 10 लिखा हुआ है, थीटा की जगह पे 60 डिग्री है। सो नाउ स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल जो है ना आपको क्या मिला, 60 डिग्री मिला। और जो हमने क्या माना था यहाँ पे, क्या लेट किया था, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो थीटा वो हमें कितना मिला, 60 डिग्री। सो लिखेंगे लास्ट में हैंस एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आंसर मिला, थीटा इज इक्वल 60 डिग्री। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ए टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1,
व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। लगभग उसी के जैसा ये क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पे हमने परपेंडिकुलर और बेस को जो है ना एक्यूरेट दिया था, यानी क्वेश्चन में गिवन था वो। अब यहाँ पे वही कंडीशन गिवन है, लेकिन कैसे, रेशियो में गिवन है, ठीक है, रेशियो में गिवन है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम क्या है यहाँ पे देख रहे हैं कि टावर की बात की जा रही है, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, टावर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ग्राउंड पे खड़ा है ये टावर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ए टावर की जो हाइट है उसका लेंथ ऑफ इट शैडो, इसकी शैडो जो कि हम मान लेते हैं ये वाली शैडो है इस टावर की, ठीक है, इसका रेशियो दे रखा है। तो फिलहाल अभी एक्यूरेट हमें इसका हाइट और जो शैडो की लेंथ है वो पता नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं अपनी तरफ से कि जो टावर की हाइट है उसको हम मान लेते हैं h है, और इसकी जो शैडो है उसको मान लेते हैं हम x है, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट करना पड़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि हमने लेट कर लिया थीटा। क्लियर। इस ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ द टावर, लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल h मीटर या h यूनिट, है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे यूनिट, एंड फिलहाल मीटर इसको लेट कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं, एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो, इसकी जो शैडो को हमने लेट किया है वो x मीटर मान लेते हैं, हमने यहाँ पे लेट कर लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, हाइट और लेंथ ऑफ इट्स शैडो का जो रेशियो है h/x, रेशियो का हम अपॉन में भी लिख सकते हैं। तो हाइट इसकी जो हमने h मान ली है उसका इसकी शैडो यानी x के साथ में जो रेशियो है, रेशियो का अपॉन में भी लिख सकते हैं, जो कि गिवन है √3/1, ठीक है। ये गिवन कंडीशन है, ये गिवन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल ABC, इसमें हमने एंगल ऑफ एलिवेशन को थीटा माना है, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल थीटा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नाउ हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। थीटा के जस्ट अपोजिट की साइड जो है वो परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज़ होता है, टेन में, तो हम टेन यहाँ पे यूज़ करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर h/बेस x, ओके। सो नाउ टेन थीटा इज इक्वल h/x ऑलरेडी गिवन √3/1। अच्छा, टेन थीटा इज इक्वल 1 से हम √3 को कट करेंगे, ये तो √3 ही रहेगा, और √3 जो है 10 में वैल्यू होती है 1060 की, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ से बाई कंपेयरिंग हमें क्या मिल रहा है, थीटा इज इक्वल हमें क्या मिल रहा है, 60 डिग्री। हैंस एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल 60 डिग्री, ठीक है। यह आपका आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay students, next question number 3 is a ladder leaning against a wall makes an angle of 60 degree with the horizontal if the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, find the length of the ladder, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एक लैडर है जो कि leaning against a wall, हमने क्या किया, यहाँ पे एक वॉल को ड्रॉ कर लिया, ये जो लाइन है वो एक वॉल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। मेक्स एन एंगल, अच्छा यहाँ पे जो लैडर है वो लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, एक वॉल के सहारे में खड़ी हुई है, जैसे ये वॉल है, तो हमने एक लैडर को यहाँ पे बना दिया, ये क्या है, लैडर है, ठीक है, ये लैडर है जो कि ग्राउंड के साथ में एक एंगल बना रही है, कितने डिग्री का, तो ध्यान से देखो, ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, जो एक दीवार के सहारे खड़ी हुई है, वो मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये वाली लाइन, जो कि हम हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं या फिर ग्राउंड बोल सकते हैं,
ठीक है, उसके साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इफ़ द फुट ऑफ द लेडर, इस लेडर का जो फुट है वो ये होगा, इस लेडर का टॉप है वो ये होगा। तो इन्होंने कहा कि इफ़ द फुट ऑफ द लेडर, लेडर का जो फुट है इज़ 2.5 मीटर, अभी 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे है फ्रॉम द वॉल, वॉल से। तो वॉल तो ये है, तो इस वॉल से इसकी जो डिस्टेंस है इस लेडर के फुट की, ये इसकी वो है 2.5 मीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, हमें लेडर की लेंथ चाहिए, ये वाली जो लेंथ है वो हमें चाहिए, और इसको हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, इसको हमने x मीटर लेट कर लिया, किसको, लेडर की लेंथ को। इस ट्रायंगल को हम एक नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट लेंथ ऑफ द लेडर is equal x meter. Now in triangle ABC, अब इस ट्रायंगल ABC में हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो कि साइन कॉस टेन का मैंने जिक्र किया था, उनमें से किसी एक को हमें यूज़ करना है। तो किसको यूज़ करना है, ध्यान से देखो, ये जो एंगल गिवन है इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो तो परपेंडिकुलर होती है, ना तो हमें परपेंडिकुलर पूछा गया है और ना ही परपेंडिकुलर हमें गिवन है। क्या गिवन है, ये बेस है ना, तो बेस के बारे में जिक्र किया गया है और ये हाइपोटेनस के बारे में जिक्र किया गया। तो बेस और हाइपोटेनस ये किस में आते हैं, कॉस में आते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे cos 60 को यूज़ करेंगे, क्योंकि cos 60 यानी cos थीटा इज इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका है 2.5 मीटर अपॉन हाइपोटेनस आपका है x मीटर। क्लियर, अब यहाँ पे cos 60 की वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पे जो एंगल था वो गिवन था 60 डिग्री, तो अब cos 60 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/2, और इधर आपका 2.5 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे इससे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, और 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में, 2.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.0, मीन्स x इक्वल 5 मिला। तो यहाँ से हम यहाँ लिख देंगे हेंस लेंथ ऑफ लेडर जो कि हमने लेट किया था x मीटर, और वो हमें यहाँ पे मिल चुका है x मतलब 5 मीटर। क्लियर, तो इस तरीके से हमने फाइंड किया लेंथ ऑफ लेडर। क्लियर, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। Okay students, now say the next question, question number 4. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. तो यहाँ पे दो अब चीज़ों का जिक्र किया गया है, एक तो बिल्डिंग के बारे में बोला गया है और दूसरा टावर के बारे में बोला गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टावर और बिल्डिंग दोनों को ही यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, मतलब दो लाइंस हमें वर्टिकल ड्रॉ करनी पड़ेंगी। कौन सी बड़ी लाइन है, यानी टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है, अभी ये डिसाइड नहीं है, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ करेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ग्राउंड इसको रिप्रेजेंट कर लिया, ग्राउंड पे दोनों टावर और बिल्डिंग खड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले वर्टिकल लाइन को हम यहाँ मान लेते हैं ये बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग है, और इधर वाली वर्टिकल लाइन को हम मान लेते हैं कि ये टावर है। क्लियर, ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन को, एक बार फिर से देखते हैं और उसके हिसाब से फिर यहाँ कंडीशन को ड्रॉ करेंगे। देखो क्या लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का जिक्र कर दिया तो दैट मीन्स यहाँ पे एंगल जो है नीचे बनेगा। ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का, तो बिल्डिंग जो है ये, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इस तरीके से, ज़रूरत के हिसाब से इसको भी देख लेंगे। तो ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, अब आगे देखो, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, टावर का फुट कहाँ है, यहाँ, टावर का फुट नीचे और टॉप होता है ऊपर, तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये
ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे, जो कि हमने पहले ही बता दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनता है, जो कि दे रखा है, कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो हमने इसको यहाँ मेंशन कर दिया। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, यहाँ से बिल्डिंग का ये फुट है, यहाँ से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। ध्यान से देखो, ये एंगल छोटा था लेकिन इसका जो एंगल है वो बड़ा दे रखा है। अगर बड़ा दे रखा है दैट मीन्स टावर थोड़ा सा क्या है ना कि बड़ा है, इसका मतलब है कि टावर बड़ा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बड़ा है तो टावर बड़ा हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपका 60 डिग्री है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से। ठीक है, यहाँ से, तो ये 60 डिग्री है, एंगल बड़ा है तो इसका मतलब टावर बड़ा है। क्लियर? इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर टावर की जो हाइट है वो अगर 50 मीटर है ये, तो फिर इस कंडीशन में देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, तो इसको स्टूडेंट्स हम क्या मान लेते हैं h मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो टावर और बिल्डिंग के बीच की है, इसको हमें लेट करना पड़ेगा, इसको हम लेट कर लेते हैं x मीटर। क्लियर? अब इसको फिगर को एक नाम दे देते हैं, यहाँ से a, ये b, ये c और ये d। क्लियर? अब यहाँ पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल, आपने क्या लेट किया h मीटर। ठीक है, एंड आपने अपनी तरफ से कुछ और भी यहाँ पे लेट किया है BC, ये वाली जो डिस्टेंस है BC, टावर और बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आपने लेट किया है x मीटर। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं स्टूडेंट्स मेरे पास, तो दो ट्रायंगल्स हैं, हम एक एक ट्रायंगल को लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए हम ले लेते हैं ABC, इन ट्रायंगल ABC। अभी ABC को देखो, ABC में जो हमारा एंगल है वो दे रखा है 60 डिग्री, और 60 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और बेस x। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है 10 में, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर 50 मीटर अपॉन बेस x मीटर। क्लियर? तो tan 60 डिग्री जो है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए √3 इज इक्वल 50 अपॉन x। x को हम इधर ले आएंगे और √3 को इधर ले आएंगे तो 50 अपॉन √3 हो जाएगा। इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपको रिजल्ट मिलेगा 50√3 अपॉन √3 का √3 में करेंगे 3 से ही 50 डिविजिबल नहीं है, फिलहाल इसको हम यहाँ छोड़ देंगे। ये x मिल गया आपको 50√3 अपॉन 3 मीटर। क्लियर? नाउ इन ट्रायंगल, अब 60 डिग्री वाला जो ट्रायंगल है वो हम ले चुके हैं। 30 डिग्री के लिए ट्रायंगल का नाम क्या है BCD, ये वाला ट्रायंगल BCD। क्लियर? ये वाला जिसमें 30 डिग्री है BCD। अब इसमें देख लो 30 डिग्री के लिए हमें क्या क्या गिवन है। 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है बिल्डिंग जिसकी हाइट हमें h पता करनी है, तो एक तो परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, और बेस x। क्लियर? तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आएगा 10 में, तो हम अगेन यहाँ पे 10 यूज़ करेंगे, यानी tan 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर h अपॉन बेस x। अब tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल h अपॉन x। यहाँ से अब हम वैल्यू पुट करेंगे और h फाइंड करेंगे। देखो x का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 1 में तो h आपका हो जाएगा x अपॉन √3। ठीक है, अब x आप पीछे फाइंड कर चुके हो, तो x की जो वैल्यू गिवन है वो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। वो क्या गिवन है 50√3 अपॉन 3 अपॉन √3 ये गिवन है। क्लियर? अच्छा, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 50√3 के पास में कौन पहुंच जाएगा, ये वाला यहाँ 50√3 अपॉन 3 जो है ये अपॉन में 3 पहले से है और अपॉन में ये वाला √3 इस तरीके से होगा। ठीक है,
50√3/3 है और उसके अपॉन में √3 है, तो ये दोनों अपॉन वाले नंबर वो एक साथ आ जाएंगे। √3 से √3 को कट करेंगे तो ये आपका 50/3 हो जाएगा। अब 3 से इसको कट करेंगे तो 16.66 ऐसे करके आएगा। तो हम यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर निकाल देंगे 16.67 मीटर, जो कि हमें क्या मिला h, और h जो है वो क्या था, h क्या था, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल 16.67 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर आप इसको होल में लिख देते या फिर 50/3 मीटर यहीं पे छोड़ देते तो फिर भी लगभग ठीक होता, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होता। ठीक है, ओके। सो अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई क्लिफ। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, और लास्ट क्वेश्चन या फिर पीछे जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उनमें सभी में किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा था या गिवन कंडीशन थी वो नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन का जिक्र था। यहाँ पे क्या है कि एक मूविंग बोट है, जो कि बोट मूव हो रही है, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई क्लिफ। एक 150 मीटर हाई क्लिफ है, उसके टॉप से यहाँ से एक बोट को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से लाइन को ड्रॉ किया, दैट मीन्स जो बोट है वो मूव हो रही है। अब बोट मतलब पानी है ना, पानी में बोट जो है वो मूव हो रही है। ठीक है, अच्छा क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्व किया जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई क्लिफ। ठीक है, यहाँ से इसके टॉप से मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। मूविंग अवे, जो बोट है वो दूर जा रही है, किससे? क्लिफ से दूर जा रही है। तो मान लीजिए पहले बोट यहाँ है, मान लीजिए अभी बोट यहाँ है, ठीक है, और यहाँ से अब दूर जा रही है। ठीक है, किससे? क्लिफ से दूर जा रही है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट, ऑब्वियसली एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी इस वाली लाइन से। ठीक है, तो इस कंडीशन में पहले जो एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन इस बोट का जो बन रहा है, ये पहले वो क्या बन रहा है, इन्होंने देखो आगे क्या लिखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 to 45 डिग्री। मतलब 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है जब वो बोट दूर जा रही है क्लिप से। इसका मतलब है कि पहले 60 डिग्री था, जब वो बोट वहाँ से दूर जा रही है, मान लो बोट यहाँ आ गई, ठीक है, जो कि इस क्लिप से दूर चली गई, तब इस कंडीशन में ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो अब 45 डिग्री का हो गया ये। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स जो कि बराबर होते हैं, और इसके साथ में इस वाली लाइन के साथ में 60 डिग्री का था, वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इन 2 मिनट्स, अब ये 2 मिनट में हुआ कि बोट पहले यहाँ थी, अब वो यहाँ पहुँच गई है, इस क्लिप से दूर जा रही है। तो ये घटना जो हुई है वो 2 मिनट में हुआ है। मतलब ये डिस्टेंस जो उसने कवर की है बोट ने, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पहुँची है, 60 डिग्री से 45 डिग्री एंगल हो गया, वो 2 मिनट में हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर की गई है वो 2 मिनट में की गई। अच्छा, डिस्टेंस कितनी कवर की है ये हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, और जब वो बोट यहाँ थी वो क्लिप से कितनी दूर थी, वो मान लेते हैं y मीटर की दूरी पे पहले बोट थी। क्लिप से y मीटर की डिस्टेंस पे पहले बोट थी, जो कि 2 मिनट में और आगे चली गई, 2 मिनट में और आगे चली गई, वो डिस्टेंस हमने मान लिया x मीटर। ठीक है, अच्छा ये जो हाइट है वो ऑलरेडी गिवन है 150 मीटर। अब इस फिगर को एक नाम दे देते हैं A B C D। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट क्या करेंगे, डिस्टेंस
डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में जो उसने डिस्टेंस कवर की है उसको हमने एक्स मीटर माना है, ये वाली। एंड जो पहले से ही डिस्टेंस थी क्लिप से उस बोट की, वो थी, मान लिया हमने वाई मीटर, जिसका नाम बी सी हमने माना है, वो है वाई मीटर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। हमें बोट की स्पीड फाइंड करनी है, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस जब तक पता नहीं होगी तब तक हम स्पीड नहीं निकाल सकते, जबकि टाइम गिवन है। तो कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे, वाई या एक्स? तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एक्स वाली डिस्टेंस फाइंड करना। क्यों? क्योंकि उसी डिस्टेंस का जो है वो टाइम दे रखा है, तो इसी डिस्टेंस और इसी टाइम से हम स्पीड फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मतलब डिस्टेंस एक्स का फाइंड करना ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि मेरे को वाई को भी फाइंड करना पड़ेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें एक्स से क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बी सी डी ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, जिसमें एंगल 60 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? 10 में, तो इसलिए हमें यहाँ पे 10 60 लगाना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर 150 अपॉन बेस आपका वाई। ठीक है, 10 60 डिग्री इज इक्वल √3 इज इक्वल 150 अपॉन वाई। नाउ वाई इज इक्वल 150, वाई इधर चला गया, √3 वाई की जगह पे आ गया। इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 150 √3 अपॉन √3 का √3 मल्टीप्लाई 3 से इसको कट करेंगे तो 50 √3 आपको मिल गया। कौन? वाई। क्लियर? वाई आपको मिला 50 √3 मीटर। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल फॉर दैट 45 डिग्री, 45 डिग्री के लिए जो ट्रायंगल लेंगे वो क्या लेंगे? ए सी डी, पूरा ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ये ए सी डी, ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ए सी डी क्या लगाएंगे? 10 लगाएंगे। क्या है 10? 45 डिग्री। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या होगा 45 डिग्री के लिए? परपेंडिकुलर यही होगा 150 अपॉन बेस क्या होगा 45 डिग्री के लिए? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा, क्योंकि हम पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं तो बेस हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा, जो कि एक्स मीटर प्लस वाई मीटर है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। 10 45 डिग्री मतलब 1 इज इक्वल 150 अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई ही रहेगा, इधर 150। अच्छा, मेरे को एक्स फाइंड करना है तो वाई को इधर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 150, ये वाई उधर जाएगा तो माइनस का वाई है ना, और यहाँ पे 150 माइनस वाई जो है वो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, और वो है 50 √3। क्लियर? तो यहाँ से हम 50 को कॉमन करेंगे तो 50 कॉमन कर सकते हैं। 50 से ही दोनों ही नंबर डिविजिबल है, दोनों ही टर्म्स डिविजिबल हैं। 50 से इसको कट करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 50 से 50 कट, ओनली √3 बचा। ये आपका जो हमें मिला है x मिला है। इसे हम और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, हम उसको पुट करके या और भी ज़्यादा हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इसको और ज़्यादा एक्सपेंड न करते हुए सीधा सा यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। नाउ फाइनली स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट वो क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी x अपॉन टाइम। अच्छा, ये मीटर में है डिस्टेंस, और टाइम जो है हमारा वो मिनट में है, 2 मिनट में। ठीक है, तो x मीटर जो हमें मिला वो है 53 माइनस √3 मीटर पर 2 मिनट। अच्छा, 2 मिनट को अगर हम सेकंड्स में चेंज करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो यहाँ पे 2 × 60 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आ रहा है। फिलहाल ये जो है ना पॉइंट में आंसर देगा, तो इसको अगर हम कट करते भी हैं तो ये 25, तो ये आपका 25 3 माइनस √3 अपॉन 60 मीटर पर सेकंड में आंसर आपका आ गया। ठीक है, और इसको अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको √3 की वैल्यू पुट करके पॉइंट में यहाँ पे आंसर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे।
क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपको समझाए हैं, और अगली वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के हम और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे, जिनको आप देख के थोड़ा सा कुछ सीख सकते हो, और कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आएगा अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं और सही से इस क्वेश्चन को समझते हैं ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस के, तो आपके अंदर ज़रूर मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इनके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करूँगा, और ज़्यादा नहीं, आप केवल 10 से 12 क्वेश्चंस ही आप देखेंगे, उनमें से आपको कोई ना कोई जो है ना क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, फ़िलहाल इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।